जज साहब के यहाँ आग बुझाने गए थे, आग लगा के आ गए। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर मिले अनक्लेम्ड करेंसी नोट्स के चलते हुए उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या किसी सिटिंग जज के ऊपर सीधे एफआईआर दर्ज की जा सकती है। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अगर किसी जज के ऊपर करप्शन, फेवरिज्म या मिसबिहेवियर के चार्जेस लगते हैं तो उसे कैसे हटाया जाए। इस वीडियो में बने रहिए और पेज को और चैनल को जरूर फॉलो एंड सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंच सके। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर लगी आग में मिले जले हुए नोटों के चक्कर में जस्टिस वर्मा, वकीलों और आम जनता सभी की नींदें उड़ी हुई है कि क्यों इतने सारे जले हुए नोट मिलने के बावजूद भी जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ किसी तरीके की एफआईआर दर्ज नहीं की है, क्यों उनके खिलाफ किसी तरीके की कार्रवाई नहीं की गई है। इतना कुछ होने के बाद भी उन्हें सिर्फ दिल्ली हाईकोर्ट से ट्रांसफर करके इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया गया और इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने के बाद भी वहां के जो एडवोकेट्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि इस तरीके के जजेस को जो कि करप्शन में लीन है और जिनके घर पे इतना अनक्लेम्ड करेंसी पाया गया है, उन्हें हमारे यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्यों भेजा गया है? हम कोई कचरादान है क्या? इसके साथ ही लोगों की प्रतिक्रिया भी कुछ इस तरीके से आ रही है कि अगर ऐसा ही अनक्लेम्ड करेंसी किसी आम जनता के पास मिलता तो ईडी, सीबीआई और गवर्नमेंट बहुत ही जल्दी प्रतिक्रिया दिखाती और उसके अगेंस्ट एक्शन लेना स्टार्ट कर देती। लेकिन ये एक्ट किसी जज के साथ हुआ है तो अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो क्या यह भेदभाव नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी सिटिंग जज, चाहे वो हाई कोर्ट का हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, उसके अगेंस्ट किसी तरीके की डायरेक्ट एफआईआर पुलिस फाइल नहीं कर सकती, क्योंकि इस तरीके के प्रिविलेजेस हाई कोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट जजेस को मिले हुए हैं। इसके लिए सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की परमिशन की जरूरत है किसी भी सिटिंग जज के अगेंस्ट कोई एक्शन लेने के लिए। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अगर ऐसा लगता है कि जो सिटिंग जज है उसके अगेंस्ट करप्शन के चार्जेस हैं या किसी मिसबिहेवियर के चार्जेस हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसके लिए एक कमेटी अपॉइंट करेगा। तो वो कमेटी एक रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सबमिट करेगी। उस रिपोर्ट में अगर जो एक्ट है वो प्रूव हो रहा है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस पर्टिकुलर जज को ये डायरेक्शन देंगे कि आप रेजिग्नेशन दे दीजिए। लेकिन अगर वो जज रिजाइन नहीं करता है तो उसके बाद में उस जज के अगेंस्ट इंपीचमेंट की प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया जाएगा। हाई कोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ इंपीचमेंट प्रोसीजर स्टार्ट करने के लिए आर्टिकल 124 क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 एंड आर्टिकल 217 के प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले पार्लियामेंट के अंदर इंपीचमेंट मोशन लाया जाएगा, जिसके लिए मिनिमम 100 मेंबर्स जो कि लोकसभा के एंड मिनिमम 50 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा के, इनकी सहमति होनी चाहिए। वो मोशन के लिए अग्री होने चाहिए। इंपीचमेंट मोशन पास होने के बाद में 3 मेंबर्स की एक कमेटी अपॉइंट की जाएगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक जज होंगे, हाई कोर्ट के एक जज होंगे और एक सीनियर एडवोकेट होंगे। जो कमेटी ये देखेगी कि उस पर्टिकुलर जज के अगेंस्ट जो एलिगेशंस फ्रेम किए गए हैं क्या वो प्रूफ हो रहे हैं, क्या ऐसे फैक्ट सामने आ रहे हैं जिससे ये प्रूफ होता है कि उस जज ने ये पर्टिकुलर ऑफेंस किया है। अगर कमेटी उस पर्टिकुलर जज को दोषी मानती है तो कमेटी वो रिपोर्ट मूव करेगी पार्लियामेंट में, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों से ही उसे 2/3 मेजोरिटी के साथ पास किया जाना कंपलसरी है। दोनों हाउसेस से पास होने के बाद उस पर प्रेसिडेंट की असेंट ली जाएगी और प्रेसिडेंट ने अगर उस पर अपनी असेंट दे दी तो उसके बाद में उस जज का इंपीचमेंट कर दिया जाएगा, यानी उसे अपने पद से हटा दिया जाए। इंडिया में अब तक कितनी बार जजेस को इंपीचमेंट प्रोसीजर के थ्रू हटाया गया है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आपको ये वीडियो नॉलेजेबल एंड अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।